आर्थिक वृद्धि और विकास के निर्देशांक। दोस्तों, सबसे पहले इस पाठ की शुरुआत हम प्रस्तावना से करेंगे। विश्व के प्रत्येक देश का एक उद्देश्य होता है कि वो कहीं ना कहीं दिन ब दिन प्रगति करे, और इसीलिए विश्व में जो देशों के सबसे पहला देश अल्प विकसित देश, दूसरा देश विकासशील देश और तीसरा देश विकसित देश, इन प्रत्येक देशों का चाहे वो अल्प विकसित हो, विकासशील हो या विकसित हो, उनका कोई ना कोई उद्देश्य तो होता ही है। और मित्रों, संक्षिप्त में कहे तो हम बोल सकते हैं कि विश्व के प्रत्येक देश का उद्देश्य एकमात्र जो है वो है विकसित बनना, यानी कि अल्प विकसित देश जो होगा वो विकसित बनने की ओर प्रयास करेगा, यानी कि वो विकासशील देश बनने का प्रयत्न करता है, जबकि विकासशील देश जो होता है वो भी विकसित बनने का प्रयत्न करता है, और विकसित देश जो है वो अपने देश की विकास के लेवल को बनाए रखने की क्षमता को प्राप्त करने का प्रयास करता है, वो दिन ब दिन और तरक्की करना चाहते हैं। दोस्तों, हिस्टोरिकल हम स्टार्ट करेंगे 1939 से लेकर 1944 तक। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उस द्वितीय विश्व युद्ध के कारण विश्व में कई सारी समस्याएं निर्माण हुई। सबसे पहली समस्या भूखमरी, दूसरी समस्या महंगाई, तीसरी गरीबी, चौथी बेरोजगारी, और इस तरह से कई सारी समस्याओं ने जन्म लिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और अर्थशास्त्री इस प्रयास में लग गए कि अभी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो समस्याएं बढ़ रही थी, समस्याएं निर्माण हुई थी, इन समस्याओं में से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारा अध्ययन करने के बाद वो एकमात्र सॉल्यूशन पर पहुंचे, और वो सॉल्यूशन जो था वो था देश में आर्थिक वृद्धि की दर को बढ़ाकर तीव्र गति से यदि देश का विकास किया जाए तो देश में पाई जाने वाली, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितनी भी समस्याएं निर्माण हुई, गरीबी, बेरोजगारी, आय की असमानता, भ्रष्टाचार, महंगाई, ये सभी समस्याओं को आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के द्वारा हल किया जा सकता है। दोस्तों, प्रश्न निर्माण ये होता है, तो क्या आर्थिक विकास ये संकल्पना जो है या ये प्रक्रिया जो है, क्या वो मात्र विकासशील या अल्प विकसित देशों के लिए लागू होती है? तो जवाब है नहीं। विश्व का प्रत्येक देश विकास के लिए प्रयत्न करता है, चाहे वो अल्प विकसित देश हो, विकासशील देश हो या फिर विकसित देश हो। कहा जाता है दोस्तों कि यदि कोई देश विकासशील है और अल्प विकसित है तो उस देश में पाई जाने वाली सभी समस्याओं का हल आर्थिक विकास से मिलेगा, यानी कि यदि वो देश तेजी से अपने देश का आर्थिक विकास करता है तो देश में पाई जाने वाली तमाम प्रकार की समस्याएं घटती जाएगी। वही यदि कोई कंट्री विकसित कंट्री है तो विकसित कंट्री यदि उस देशों में पाई जाने वाली समस्याओं को मिटाना चाहती है, समस्याओं को घटाना चाहती है, तो उसका सॉल्यूशन आर्थिक वृद्धि में है, यानी कि उत्पादन की मात्रा में अधिकतम बढ़ोतरी करके वो अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। और इस तरह से दोस्तों, डॉक्टर उर्सुला हिक्स ने भी कहा कि यदि विकसित देशों में कोई प्रश्न निर्माण होते हैं, यानी कि कोई समस्या निर्माण होती है, तो समस्या का हल जो है वो है आर्थिक वृद्धि, जबकि विकासशील देशों में जो भी प्रश्न निर्माण होते हैं उन प्रश्नों का समाधान लाना हो तो करना होगा आर्थिक विकास। ये स्टेटमेंट डॉक्टर उर्सुला हिक्स ने दिया। चलिए दोस्तों, तो ये रही आर्थिक वृद्धि और विकास के निर्देशांक पार्ट 2 की प्रस्तावना। अब हम स्टार्ट करेंगे आर्थिक वृद्धि से। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हो, आर्थिक वृद्धि की सरल परिभाषा मैंने यहाँ पर लिख दी है। देश के कुल उत्पादन में, यानी कि टोटल प्रोडक्शन में हुई बढ़ोतरी को हम आर्थिक वृद्धि कहेंगे। उसको दूसरे अर्थ में भी ले सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि को हम आर्थिक वृद्धि भी कहते हैं। अब बात आती है उत्पादन और राष्ट्रीय आय में होने वाली बढ़ोतरी की, तो यदि देश का कुल उत्पादन बढ़ रहा है, यानी कि टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक है टोटल प्रोडक्शन इनटू मार्केट प्राइस इज इक्वल टू नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय। तो यदि देश का उत्पादन बढ़ रहा है तो देश की राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी, और इसीलिए ये दोनों परिभाषाएं जो आर्थिक वृद्धि की है वो भले बोलने के लिए अलग अलग है, लेकिन दोनों का अर्थ एक जैसा ही निकलता है। चाहे आप कुल उत्पादन की मात्रा में हुई बढ़ोतरी लिखो तो भी वो सही है, या चाहे आप राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि भी लिखोगे तो भी वो सही है, क्योंकि उत्पादन का सीधा रिलेशन होता है राष्ट्रीय आय के साथ। दोस्तों, चलते हैं, ये उत्पादन की मात्रा में बढ़ोतरी आखिर होगी कैसे, आर्थिक वृद्धि होगा कैसे? तो आर्थिक वृद्धि करने के लिए हमें कुल उत्पादन बढ़ाना है, और कुल उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादन के वो 4 साधन, जमीन, श्रम, पूंजी और नियोजक, इन्हें हमें सक्रिय करना होगा। यदि जमीन, श्रम, पूंजी और नियोजक सक्रिय होते हैं, संसाधन का उपयोग करते हैं, प्राकृतिक संपत्ति का उपयोग करेंगे, तो देश में उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी। उत्पादन की मात्रा जैसे ही बढ़ती है वैसे ही देश में आर्थिक वृद्धि होती है, और यदि उत्पादन की मात्रा बढ़ती हुई दर से बढ़ती गई तो वो देश
आर्थिक वृद्धि की बढ़ती दर को बनाए रखेगा और एक समय ऐसा आएगा कि जब वो देश हो जाएगा विकसित। लेकिन विकसित बनने के लिए दोस्तों किसी भी देश को उत्पादन का प्रमाण घटाना नहीं है, बल्कि उत्पादन का प्रमाण हमेशा बढ़ाते रहना है। लेकिन दोस्तों आर्थिक वृद्धि की भी कुछ मर्यादाएं हैं, जैसे कि सबसे पहली मर्यादा, आर्थिक वृद्धि में मात्र और मात्र परिमाणात्मक परिवर्तन को ही ध्यान में रखा गया। अब परिमाणात्मक परिवर्तन यानी कि क्या? दो परिवर्तन होते हैं, एक होता है गुणात्मक परिवर्तन और दूसरा होता है परिमाणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन अर्थात अर्थतंत्र के किसी एक क्षेत्र के ढांचे में होने वाला बदलाव, उसे हम गुणात्मक परिवर्तन कहेंगे। जबकि गुणात्मक परिवर्तन करते हुए यदि अर्थतंत्र का संपूर्ण विकास होता है, संपूर्ण अर्थतंत्र में परिवर्तन आते हैं, तो वो परिवर्तन है परिमाणात्मक परिवर्तन। अब अर्थतंत्र के संपूर्ण विकास के लिए ये दोनों परिवर्तन का होना जरूरी है, गुणात्मक परिवर्तन भी और परिमाणात्मक परिवर्तन भी। लेकिन आर्थिक वृद्धि की संकल्पना मात्र और मात्र परिमाणात्मक परिवर्तन को ही दर्शाती है, वो गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाती नहीं है। इसलिए ये आर्थिक वृद्धि की सबसे पहली कमी यानी कि सबसे पहली मर्यादा है। दूसरी, आर्थिक वृद्धि होने से देश की राष्ट्रीय आय, एनआई का मतलब नेशनल इनकम और पीसीआई का मतलब पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय, तो देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ती है, लेकिन संस्था के रुझान जो है वो स्थिर रहते हैं। लोगों के जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं आता। उदाहरण के लिए लोगों की आय बढ़ी, लेकिन यदि लोगों के जीवन स्तर में उस बढ़ी हुई आय का कोई योगदान यदि न हो और असमान रूप से देश की आय बढ़ रही हो, तो अर्थतंत्र का संपूर्ण विकास नहीं होगा। उदाहरण के लिए माना कि हमारे देश में खेती क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, इन तीन क्षेत्र में एक एक व्यक्ति काम कर रहा है, तीनों एक एक रुपया कमाते हैं, तो हमारे देश की राष्ट्रीय आय है 3 रुपया। अगर हमारे देश की राष्ट्रीय आय बढ़कर 5 रुपया हुई, लेकिन उद्योग और सेवा क्षेत्र में ही 1 रुपये कमाने वाले व्यक्ति की इनकम बढ़कर 2 हुई, तो उद्योग में 2 रुपया, सेवा में 2 रुपए की आय और कृषि में एक ही रुपया आय रही, तो भी हमारे देश की राष्ट्रीय आय जो है वो बढ़ेगी, 3 से बढ़कर 5 हुई। प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती हुई जाएगी, लेकिन क्या इससे लोगों के जीवन स्तर में, जो विशेष रूप से कृषि क्षेत्र के साथ संलग्न थे, उनके जीवन स्तर में कोई बदलाव आया? संस्था के रुझान में कोई परिवर्तन आया? तो नहीं। तो फिर आय बढ़कर भी फायदा क्या अर्थतंत्र में? और इसीलिए आर्थिक वृद्धि की दूसरी कमी यह है कि देश की राष्ट्रीय आय तो आर्थिक वृद्धि होने से बढ़ती है, आर्थिक वृद्धि होने से देश की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है, लेकिन संस्था के रुझान नहीं बढ़ते, नहीं बदलते, वो वैसे के वैसे ही स्थिर रहते हैं। कमी नंबर 3, आर्थिक वृद्धि की संकल्पना मर्यादित है। इसे मर्यादित इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें मात्र और मात्र उत्पादन की मात्रा में हुई बढ़ोतरी को ही ध्यान में रखा गया है। उत्पादन के अलावा और कोई भी तत्व यहाँ पर लिया गया नहीं है, इसीलिए आर्थिक वृद्धि की संकल्पना मर्यादित मानी। और चौथी मर्यादा है आर्थिक वृद्धि की कि लोगों का कल्याण कितना हुआ, लोगों के जीवन स्तर में कितना बदलाव हुआ, इसे जानना हो, इसे मापना हो, तो आर्थिक वृद्धि की संकल्पना उतनी उपयोगी नहीं है जितनी उपयोगी आर्थिक विकास की प्रक्रिया है। तो दोस्तों इस तरह से आर्थिक वृद्धि की 4 कमियां हैं। सबसे पहली कमी जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही है, मात्र परिमाणात्मक परिवर्तन को ध्यान में रखा गया, गुणात्मक परिवर्तन को ध्यान में नहीं लिया गया। दूसरी कमी, राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, लेकिन संस्था के रुझान और मनोवैज्ञानिक रुझान स्थिर रहते हैं। तीसरी कमी, संकल्पना मर्यादित है क्योंकि इसमें उत्पादन की मात्रा में हुई बढ़ोतरी को ही ध्यान में रखा गया। और चौथी कमी, जीवन स्तर या लोगों के कल्याण में या लोगों के जीवन स्तर में कितना बदलाव हुआ, इसे यदि मापना हो तो उसे मापने के लिए आर्थिक वृद्धि की संकल्पना योग्य नहीं है, उपयोगी नहीं है, जितनी उपयोगी आर्थिक विकास की प्रक्रिया है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं आर्थिक विकास। आर्थिक विकास यानी कि आर्थिक वृद्धि प्लस आर्थिक सुख प्लस आर्थिक प्रगति, तीनों का सम्मिश्रण, या दूसरे शब्दों में कहें तो आर्थिक विकास यानी कि आर्थिक वृद्धि प्लस लोगों के जीवन स्तर में होने वाला सुधार, या तीसरे शब्दों में कहें तो आर्थिक विकास इज इक्वल टू आर्थिक वृद्धि प्लस सामाजिक बदलाव प्लस अर्थतंत्र का संपुष्ट विकास। एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसे प्रक्रिया इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें कई सारे तत्वों का सम्मिश्रण है, जैसे उत्पादन, इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय, इसके अलावा राष्ट्रीय आय, इसके अलावा आर्थिक वृद्धि, इसके अलावा देश में पाई जाने वाली समस्याओं का प्रमाण घटना, देश में सामाजिक बदलाव लाना, देश में तकनीक में सुधार होना, देश का आर्थिक ढांचा बदलना, देश का सामाजिक ढांचा बदलना, ऐसे सभी प्रकार के परिवर्तन आर्थिक विकास में होते हैं और इसीलिए आर्थिक विकास को एक प्रक्रिया कहा गया। दोस्तों जैसे सबसे पहला पॉइंट है
राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होती है यदि देश का आर्थिक विकास हो रहा हो तो। देश का आर्थिक विकास हो रहा है इसका मतलब देश में उत्पादन बढ़ रहा है, देश में उत्पादन बढ़ रहा है इसका अर्थ देश में प्रति व्यक्ति आय भी वृद्धि हो रही है और इसके साथ साथ देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय भी बढ़ रही है। उसी प्रकार दोस्तों आर्थिक विकास में परिमाणात्मक और गुणात्मक ऐसे दोनों परिवर्तन भी होते हैं। अर्थतंत्र के किसी एक ढांचे में बदलाव होना मतलब गुणात्मक परिवर्तन और उसके द्वारा अर्थतंत्र का संपूर्ण विकास होना अर्थात परिमाणात्मक परिवर्तन। तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया जब अर्थतंत्र में चलती है तब अर्थतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं और परिमाणात्मक परिवर्तन भी होता है। बस फर्क इतना ही है कि परिमाणात्मक परिवर्तन का प्रमाण कम रहेगा जबकि गुणात्मक परिवर्तन का प्रमाण अधिक रहता है। उसी प्रकार दोस्तों आर्थिक विकास की प्रक्रिया में आर्थिक और सामाजिक ढांचे में भी बदलाव आते हैं। अर्थतंत्र के सामाजिक क्षेत्र में प्रगति होती है, सामाजिक क्षेत्र में बदलाव लाए जाते हैं। अर्थतंत्र में राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान दिन ब दिन घटता जाता है जबकि उद्योग और सेवा क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान बढ़ता जाता है। दोस्तों जैसे जैसे देश का आर्थिक विकास होगा वैसे वैसे कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग जो जितने पहले के समय में लोगों को रोजगार कृषि क्षेत्र देता था उतना वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र लोगों को रोजगार नहीं देगा जबकि उद्योग और सेवा क्षेत्र अधिकतम लोगों को रोजगार दे रहा है। ये सूचित कर रहा है कि देश का आर्थिक विकास हो रहा है, आर्थिक विकास की प्रक्रिया देश में चल रही है। उसी प्रकार तकनीक में सुधार होता है आर्थिक विकास की प्रक्रिया के कारण। पुरानी टेक्नोलॉजी जाती है और उसकी जगह पर नई टेक्नोलॉजी आती है। आप प्रत्येक क्षेत्र में देख सकते हो अर्थतंत्र में यूज होने वाली पुरानी टेक्नोलॉजी आज यूज नहीं हो रही है बल्कि उसकी जगह एडवांस टेक्नोलॉजी आती है, नई टेक्नोलॉजी का अस्तित्व आया है। उसी प्रकार दोस्तों अर्थतंत्र में पाई जाने वाली जो प्रमुख समस्याएं है गरीबी, बेरोजगारी, आय की असमानता, इनका प्रमाण घटता जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कई सारे बदलाव लाए जाते हैं। देश का सामाजिक ढांचा बदलाव आता है, देश के आर्थिक ढांचे में बदलाव आता है, देश में तकनीक में सुधार आता है, देश की समस्याएं घटती है, कृषि क्षेत्र का योगदान घटता है जबकि उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय और वास्तविक राष्ट्रीय आय भी बढ़ती है। और इस प्रकार से आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में अर्थतंत्र में कई बदलाव लाए जाते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं हम आर्थिक विकास की परिभाषा पर। देश की प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की बढ़ती दर की क्षमता को बनाए रखना अर्थात आर्थिक विकास। यानी कि डेफिनेशन हमें ये बताती है कि देश की प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय पिछले वर्ष जितनी थी यदि इस वर्ष उससे ज्यादा हो या उतनी ही हो तो हम कह सकते हैं कि देश का विकास हो रहा है। दोस्तों देश की विकास की प्रक्रिया में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय या उत्पादन का दर जो है, जो उत्पादन की वृद्धि दर जो है वो कभी भी कम नहीं होनी चाहिए बल्कि वो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में बढ़नी ही चाहिए। तो ये सामान्य परिभाषा है आर्थिक विकास की कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर को बनाए रखने की क्षमता अर्थात आर्थिक विकास। आप दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हो जो माइकल टोडेरो ने दी। माइकल टोडेरो कहते हैं कि आर्थिक विकास एक बहुपरिमाणीय प्रक्रिया है। आर्थिक विकास एक बहुपरिमाणीय प्रक्रिया है, इसका मतलब इसमें कई सारे ऐसे फैक्टर्स है, ऐसे तत्व है जो बदलते हैं। जैसे दोस्तों ये सूत्र देखिए आर्थिक विकास का, उत्पादन का प्रमाण बढ़ता है आर्थिक विकास की शुरुआत में, तो उत्पादन का प्रमाण बढ़ते ही लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ते ही देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ते ही अर्थतंत्र की समस्याएं घटेगी, समस्या घट गई तो लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाएगा और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हुआ तो देश का आर्थिक विकास होगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास के बराबर आर्थिक वृद्धि यानी कि उत्पादन भी बढ़ेगा प्लस लोगों के जीवन स्तर में होने वाला